हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? इस चैप्टर में हम क्लास 8 के, 9th के और 10th के जो मोरल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना? तो उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली ये चैप्टर हमारा ये वीडियो भी हमारे लिए जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए ही है। इसके बाद वाली जो क्लासेस होंगी हमारे, जो कि इस चैप्टर पर बेस्ड होंगी, ये एक प्रकार से कहा जाए, जैसे कि हमने पहले बता दिया, एक मोरल है ये, है ना? यानी शुरुआत 8 से हम लेकर के इसको लिए हैं, 8, 9, 10 सारे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग ये नामक चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं इन्हीं शब्दों से। तो इन शब्दों में, और इस चैप्टर का नाम है बेसिकली, है ना? इसमें कुछ कुछ शब्द हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर चर और रैखिक समीकरण और युग्म। तो देखिए, चर के मायने यही निकल के आते हैं अगर किसी भी बहुपद में, ठीक है, बहुपद में एक्स वाई जेड नामक कोई अगर टर्म आते हैं तो उसी को हम बोलते हैं चर। जैसा कि एक्स वाई जेड, है ना, ए बी सी ETC अगर कुछ भी है ना, जो भी 26 लेटर में अगर इन सभी अल्फ़ाबेट के यूज़ होते हैं तो उससे हम कहते हैं चर। ठीक है, यहाँ पे, और उसमें भी चर कैसा, दो चर लेना है। रैखिक का मतलब यही होता है कि इसका एक और नाम भी हम समझ सकते हैं, एक घातीय। क्या? एक घातीय, यही है इसके दूसरा नाम। रैखिक समझें या एक घातीय समझें, बात वही है। एक घातीय से मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा, जिसके घात एक, मतलब कि एक एक हो। समीकरण का अर्थ यही होता है कि जब इस रैखिक बहुपद में, है ना, जब इनको बराबर करके अगर कोई संख्या अगर लिखी जाती है तो उसी हम कहते हैं समीकरण। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो समीकरण हमको चाहिए। तो ये बेसिक मोरल थाट्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए हम मेन हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम करेंगे क्या, बहुपद नामक एक टॉपिक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो कि हम समझेंगे, जो क्लास 8 से शुरुआत की जा रही है तो यहीं से है। तो देखिए, इस बहुपद, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस बहुपद में हम सबसे पहली चीज़ समझेंगे बहुपद होता क्या है। तो बहुपद हम उससे कहते हैं जिसके चरों का घात, क्या चीज़, चरों का घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहेंगे। अदरवाइज़ हम उसे बहुपद नहीं कहेंगे, हो उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपके समझने की बात यह है कि पूर्ण संख्या का मतलब क्या है ना? पूर्ण संख्या का मतलब यही होता है कि 0, 1, 2, 3 या डॉट 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 जो भी है अनंत तक, इनफाइनाइट तक, अगर हम कुछ भी अगर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी हम कहाँ से लेंगे, हम 0 से। 0 है या 1 है, 2 है, 3 है या इनफाइनाइट तक कुछ भी नंबर है। वैसे इतना तक, इनफाइनाइट तक इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बेसिकली इन्हीं तीनों से हमारा काम चल जाता है, तो इसी तीनों से हम काम भी करेंगे। तो बहुपद का अर्थ यही हुआ जिसके चरों का घात, इसमें एक ऐसा बहुपद होगा, यानी ऐसा एक x और एक कांस्टेंट का टर्म का संयोग होगा जिसमें चरों का घात पूर्ण संख्या होगा, तो ये बहुपद कहलाएगा। अदरवाइज़ ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है व्यंजक। हम इसको समझते हैं इस बहुपद को, फिर इसके बाद समझेंगे। यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम। जैसे इस बहुपद में, जैसे x+3, जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें ये चर पद है और एक अचर पद है, दोनों का संयोग है। जैसा कि हमने बता दिया, अगर ये बहुपद है तो इसका मतलब इसके घात में, किसके घात में, इसके घात में, चर के घात में, जैसे कि हमने लिखा हुआ है चर के घात में पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब नहीं कुछ है तो होता है, तो एक होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्या वाला बात यहाँ पर लागू हो रहा है, इसका मतलब ये बहुपद है। ठीक है। x⁻0 + 5, क्या ये बहुपद है? तो बिल्कुल ये भी बहुपद है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया, पूर्ण संख्या होना चाहिए इसके चरों के घात में। तो यहाँ पर चर है ये x, ठीक है, इसके घात में 0 है, तो ये भी क्या है, एक बहुपद कहलाएगा। अगर मान लेते हैं हम इस संख्या के अलावा, इस पूर्ण संख्या के अलावा कोई दूसरा संख्या है, तो वो बहुपद नहीं कहला करके वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा व्यंजक कहलाएगा, जो कि इसका दूसरा टर्म है ना। उसमें कुछ आपको इतना ही समझना है कि जो यानी जिन पदों का योग या फिर उसका जो घटाव होता है ना, बहुपद नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, व्यंजक कहलाता है। तो अब इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे व्यंजक और बहुपद दोनों भी। तो देखिए,
ये बहुपद है, ये बहुपद है, यानी यहाँ पर लिख भी देते हैं ये बहुपद हैं, ठीक है। ये भी बहुपद होंगे, ठीक है। x² प्लस 5x प्लस 3, क्या ये व्यंजक क्या ये बहुपद हैं? तो ऑब्वियसली ये बहुपद हैं। क्यों? क्योंकि इसके x ये चर है, यहाँ पर भी चर है, चर एक ही है, यहाँ पर कोई दो चर नहीं है, चर एक ही है जिसका नाम क्या है x। एक ही x, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसको हम दो नहीं समझेंगे, एक ही चर है जो कि x है। इसके घात 2 है, इसके घात 1 है, इसका मतलब ये भी बहुपद होगा। क्यों? वही वाला इसमें नियम लागू होगा। अगर मान लेते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 5, क्या ये बहुपद हैं? तो ऑब्वियसली ये भी हैं, क्योंकि इसके घात में क्या है, ये बहुपद हैं, ठीक है। अब इसके कुछ उल्टे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा √2x 5, क्या ये बहुपद हैं? तो ये इससे हम बहुपद नहीं कहेंगे, ये बहुपद नहीं है, नहीं है, तो आखिर क्या है ये? इसे कहते हैं हम व्यंजक, ये व्यंजक है। क्या है ये? ये व्यंजक कहलाता है। इन शब्दों को समझें। अगर मेरे ख्याल से ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है? व्यंजक है, क्यों है? ये सारे के सारे एग्जाम्पल ही हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखे हैं व्यंजक, बहुपद नहीं है, व्यंजक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके घात में यहाँ क्या है, √ लगा हुआ है ना। इसी वजह से इसमें क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्या ये होगा x⁻⁻5 प्लस 3, क्या ये बहुपद है? तो ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? हमने आपको पहले बता दिया, पूर्ण संख्या -5 नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या है, हमको पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसकी वजह से ये क्या कहलाएगा, ये व्यंजक होगा। क्लियर इतनी बात? ये क्या है, व्यंजक है। यहाँ पर हम एरो दे देते हैं, ये बहुपद है, ये बहुपद है, सारे बहुपद हैं, ये बहुपद नहीं है, ये व्यंजक है, ठीक है। आई होप इतना से आपको समझ में आ गए होंगे कि बहुपद हम किसको बोलते हैं और व्यंजक किसको बोलते हैं। अब इसी बहुपद के आधार पर हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहली बात, बहुपद हम किस आधार पर हम बहुपद यहाँ पे इसका चयन किए, हम घात के आधार पर, यानी घात में पूर्ण संख्या के आधार पर हम इसमें क्या किए, बहुपद का चयन करें हम। तो इसी घात को एक आधार मान करके हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इन्हीं बहुपद को, है ना, इन्हीं बहुपद को, है ना, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, इन्हीं घातों के आधार पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म, DARET, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखने वाले हैं। और यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इसके, यानी घातों के आधार पर व्यापक रूप हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, सभी के व्यापक रूप, ठीक है। तो ये व्यापक रूप होता क्या है, तो समझते हैं। इस बहुपद को घातों के आधार पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप होते हैं, है ना, जिसको हम एक प्रकार में बदल सकते हैं। जैसे पहला रैखिक बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद, समझेंगे हम एक एक करके, रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। तीसरा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये सब बताने के मेरा एक ही मकसद है कि आपका ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन सारा बने, क्योंकि यहीं सबसे सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगर ये आपको नहीं आते हैं तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपको मैथ्स में सारे सवाल के जवाब आपको आते ही होंगे। मेरे ख्याल से इतना कर लेने के बाद, इतना जानने के बाद आपको हम 99% तक गारंटी ले सकते हैं कि आपको अगर 100 में 99 क्वेश्चन का जवाब आपको आता रहेगा, ठीक है। बस यही है मेरा थॉट्स, इसी के आधार पर ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हमने बहुपद को घातों के आधार पर इसको चयन किया है 3 कैटेगरी में। इसके आगे भी होंगे। यहाँ पर जैसे देखिए, रैखिक के बारे में पहले बता दिया था हमने कि रैखिक वो होता है जिसके घात 1 हो, ठीक है। यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, द्विघात यानी 2 घात वाला बहुपद होना चाहिए। बहुपद 3 घात वाला होना चाहिए तीसरा। ये पहला है रैखिक का मतलब 1 घात वाला, इसका 1 घातीय बहुपद भी कहते हैं इसको, 1 घातीय बहुपद। हम इसके व्यापक रूप भी समझेंगे, 1 घातीय बहुपद, ठीक है। तो 1 घातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ये ax प्लस b, यही है हमारा इसका व्यापक रूप। समझ में आई बात?
ये व्यापक रूप है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रैखिक बहुपद का। क्लियर इतनी बात? तो इसी प्रकार से हम इस द्विघात बहुपद में भी हम इसके व्यापक रूप को समझेंगे, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये है हमारा इसका व्यापक रूप। क्या है ये? व्यापक रूप है ये। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना है आपको, इसी में अल्टरनेट करके आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद नहीं है। तो आपको ये वाला दे देगा एग्जाम्पल, एक ये वाला इसका दे देगा, एक किसी और का दे देगा, आपको चुनना होगा कि कौन नहीं है ना। तो इसी के आधार पर हम चुनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा है हमारा त्रिघात बहुपद, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये है इसका व्यापक रूप। आपको जानना ये जरूरी है, इसलिए हमने ये सारे बता रहे हैं हम, ठीक है। तो ये व्यापक रूप, हम इसके एग्जाम्पल भी समझेंगे, ठीक है। तो यानी बहुपद को घातों के आधार पर हम इस 3 कैटेगरी में बांटे हैं। जैसा कि आप कंफ्यूज होंगे कि सर आपने घातों के आधार पर जो बात किए थे तो उसमें 0 भी था, आपने तो 1 2 3 करके बता दिया। देखिए आपने रैखिक एक घात वाला, द्विघात वाला, 3 घात वाला, यहाँ पे देख रहे हैं नहीं कुछ घात है यहाँ पर, तो क्या कौन सा घात है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। आपने तो 1 2 3 घात वाला तो बता दिया, लेकिन आपने इस 0 वाला नहीं बताया, है ना। तो मैं आपको 0 वाला बता दूं कि 0 वाला का कोई विशेष व्यापक रूप नहीं होता है, ठीक है। ये बस इसके कुछ एक मान होता है जो कि हम आपको यहाँ बता देते हैं, जो कि इससे पहले आना चाहिए था, हमने वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उसका यूज़ कहीं नहीं है, उसका कोई विशेष व्यापक रूप नहीं होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम 0 घात वाला बहुपद, 0 घात वाला बहुपद का व्यापक रूप। अब वैसे अगर ज़बरदस्ती अगर समझना चाहें व्यापक रूप के बारे में तो समझ सकते हैं x का पावर 0, यही है इसका व्यापक रूप। तो बेसिकली इसका कुछ काम नहीं है। इसके आंसर आप लोग 7वीं या 8वीं में अपने इस बहुपद नामक चैप्टर में बनाया भी होगा कि अगर किसी भी संख्या का पावर में 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1। दुनिया का कोई भी ले लें, जैसे 2 का पावर 0 1, कुछ भी ले लें, तो यही हमारा मेन आधार होता है। इसी आधार पर हम किसी भी संख्या का वैल्यू हम 1 लिखते हैं, ठीक है। तो इसे कोई विशेष व्यापक रूप हम इसको मान के नहीं चलते, वैसे लिख दिए हम x का पावर 0 होता है। फिर उसके बाद रैखिक बहुपद आते हैं, उसके बाद द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद आते हैं। इसके अलावा 4 घात वाला बहुपद होते हैं, लेकिन उसका कोई हमारे दैनिक जीवन में फ़िलहाल उपयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम मेरे ख्याल से समझ में आ गए। अब हम अगला इसी से एक टॉपिक और आता है यहाँ, क्योंकि यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ऊपर में हमने जो हेडिंग दिलाए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, यहाँ से स्पष्ट होंगे, ठीक है। हम जो हैं, जो पढ़ने वाले हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट में, इस द्विघात बहुपद के बारे में नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। इस द्विघात बहुपद के बारे में नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले केवल रैखिक बहुपद के बारे में। हम क्लास 10 तक केवल जो है अभी क्लास 10 तक, क्लास 10 में द्विघात बहुपद भी आते हैं, तो हम बेसिकली इसमें बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में रैखिक बहुपद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए रैखिक बहुपद के बारे में ही समझेंगे। तो देखिए रैखिक बहुपद, हाँ, इसी रैखिक बहुपद में ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। जब इन्हीं में बराबर 0 दे देते हैं, है ना, बराबर 0 लिखते हैं तो वही समीकरण कहलाता है। समीकरण, ये तीसरा शब्द है, ये समझने की, यानी बेसिक चीज़ में आपसे पूछा जाएगा समीकरण होता क्या है। जब इन्हीं बहुपद में, कौन से बहुपद में? बहुपद होना चाहिए, व्यंजक नहीं, बहुपद। जब किसी बहुपद में, और बहुपद कोई भी हो सकता है, रैखिक हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, चतुर्घात हो, है ना, कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमको बहुपद होना चाहिए। और उसी बहुपद को जब हम बराबर करके कोई संख्या लिखते हैं, या तो आप 0 लिख दें, उसका मान अगर आ रहा है तो, अदरवाइज़ आप कोई संख्या भी लिख सकते हैं। यानी बराबर कंपलसरी है समीकरण के लिए, ठीक है। समीकरण लिख सकते तो वही समीकरण कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। दूसरे शब्दों में इस समीकरण को समझना हो तो आपको मैं बता दूं, समीकरण वो होता है जिसमें LHS बराबर RHS, ठीक है, LHS बराबर RHS होता है, उसे
समीकरण कहते हैं। समीकरण यानी LHS का मान RHS के बराबर हो तो वो समीकरण कहलाता है। आपको मैंने पहले बता दिया, बिना इसके बगैर असंभव सा है समीकरण। तो समीकरण के लिए यहाँ पर आपको बराबर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये बराबर करने के बाद समीकरण हो जाता है। कौन? जब ये सारे बहुपद आते हैं तब। एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम एग्जाम्पल नीचे समझ जाएंगे, हम टेंशन लेने के बाद। आपको यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। जितने सारे शब्द हम लिखे हैं, जितने सारे हमने शब्द लिखे हैं, इन सभी शब्दों को अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और एक ऑब्जेक्टिव जो आंसर होंगे यहाँ से कंफर्म करिए इस चैप्टर में। आई होप यहाँ तक आपको एक एक चीज़ समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ें। इसके बाद हम एक हेडिंग हम दिलवाना चाह रहे हैं आप लोगों से, वो ये है कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ये हेडिंग दे दीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ से एग्जाम्पल हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने लिखे हैं रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप ये है। तो इसका एक उदाहरण में हम कैसे समझेंगे, तो वही उदाहरण के लिए हम ये बता रहे हैं। तो उदाहरण में हमारा होगा एग्जाम्पल में हम समझेंगे जैसे x+3, ठीक है, कॉमा 5x - 4, ठीक है, कॉमा x + y + 3, ठीक है, या 2x + 5, यानी इसी प्रकार से हम उदाहरण हम लेंगे। तो देखिए हम समझते हैं रैखिक बहुपद है कि नहीं। तो रैखिक, सबसे पहली बात, बहुपद के लिए क्या जरूरी है? घात में हमारा पूर्ण संख्या, इसके घात में नहीं कुछ है तो कितना आपको दिख रहे हैं? 1, यहाँ पर भी नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पर भी नहीं कुछ है तो लेकिन 1 है। तो जबकि यहाँ पर हमको 2 दिख रहे हैं, क्या? चर, एक x और एक y। तो यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर कितने हैं? 1। क्लियर है? यहाँ पर इन बहुपद को रैखिक बहुपद तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ इसका एक और नाम हो जाता है जिसको बोलते हैं एक चर वाला रैखिक बहुपद। क्या नाम हो गया? एक चर वाला रैखिक बहुपद। देखिए इन शब्द को भी समझते चलिए। एक चर वाला रैखिक बहुपद। देखिए एक चर है, एक अचर है, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ेगा? एक चर वाला रैखिक बहुपद। ये भी वही है, तो ये भी इसका नाम हो जाएगा एक चर वाला रैखिक बहुपद। ये भी है, इसमें एक चर है, एक ही चर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इसके गुणांक में है, तो गुणांक से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक क्या है? अचर है, तो यहाँ पर भी एक चर है, इसलिए इसको क्या नाम हो गया? एक चर वाला रैखिक बहुपद। लेकिन इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में, है ना, इस उदाहरण में 2 चर है, 2 चर है, तो क्या नाम बदल जाएगा? तो नाम बिल्कुल बदलेगा, लेकिन 100% नहीं बदलेगा। नाम हमारा ये तो रहेगा, इसमें तो कोई घटा बढ़ा सकता नहीं है, बस इसमें नाम एक्स्ट्रा ये जुड़ जाएगा। एक की जगह पर क्या नाम हो जाएगा? 2। 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ये कौन सा है? 2 चर वाला रैखिक बहुपद। क्लियर है यहाँ तक रैखिक बहुपद में? ठीक है। और जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया, समीकरण के लिए क्या जरूरी होता है? इसी बहुपद में हम अगर बराबर 0 कर देते हैं या बराबर कोई संख्या आ जाती है या LHS बराबर RHS हो जाता है तो उससे हम समीकरण कहते हैं। जब इसी रैखिक बहुपद में हम बराबर 0 कर देते हैं तो वो समीकरण बन जाता है। तो समीकरण एग्जाम्पल में देखते हैं। एक हेडिंग एक और लाइन दे देते हैं हम, रैखिक समीकरण। समीकरण, रैखिक बहुपद वाला समीकरण, ये भी हम लिख सकते हैं, ये लिख लेते हैं, बेहतर है। रैखिक बहुपद वाला समीकरण, ठीक है। ये हेडिंग्स हैं, जैसे रैखिक बहुपद है उस प्रकार से ये हेडिंग्स हमने लिखे हैं। तो देखिए रैखिक बहुपद में हम इसी उदाहरण को हम एग्जाम्पल में लेंगे, है ना। तो देखिए x+3 को अगर हम बराबर 0 दे देते हैं तो यही समीकरण कहलाता है। अब ये समीकरण बन गया है। अब ये बहुपद तो है, लेकिन बहुपद के बाद वाली जो अगला स्टेप है वो है समीकरण, ठीक है। जब इसी में ही हम 5x - 4 बराबर 0 कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? समीकरण, ठीक है। तो उसके बाद x+3, x+y+3 बराबर 0, ये क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। और उसके बाद है 2x + 5, ये क्या कहलाएगा? समीकरण। आई होप ये समीकरण भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक में?
है ना। तो आप शायद कंफ्यूज होंगे इसमें एक बात कि सर बराबर दे दिए, बराबर जीरो दे दिए, क्या ये जीरो वाला ही कंपलसरी है कि जीरो वाला ही समीकरण होगा? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम इस 5 को इधर कर लेंगे, 2x बराबर 5, तो ये भी समीकरण ही कहलाएगा, ठीक है। तो वो भी हम लिख ही देते हैं। जब इसी को हल करते हैं 2x बराबर -5, ये भी समीकरण कहलाएंगे, ये भी समीकरण है, ठीक है। ये भी समीकरण है, समीकरण, सब समीकरण है, सब, ठीक है। ये सारे के सारे सब समीकरण कहलाएंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए, यहाँ तक हमने आपको जो बेसिक हल्की फुल्की जो चीज़ें थी वो हमने बताने की कोशिश की है। अब हम यहाँ पर एक हेडिंग देते हैं। क्लास 8 में जो चैप्टर है हमारा एक चर, उस चैप्टर का नाम है एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये हमारा क्लास 8 की कॉन्सेप्ट है। तो इसको बस 5 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए, एक चर आपको यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा, एक चर किसको बोलते हैं। अभी हमें जस्ट बताए हैं यहाँ पर। इसमें कितने चर हैं? एक x एक y है, ठीक है। इसमें चर 2 हैं। तो ऐसा वाला हमको नहीं लेना है, हमको कैसा वाला? एक चर वाला लेना है। यहाँ पे 2 चर हैं, यहाँ पर एक चर है, इन सब में एक चर है, इसमें एक चर है, ठीक है। तो हमको एक चर वाला लेना है। एक चर वाला रैखिक समीकरण हमको क्लास 8 में हमको पढ़ने हैं, या फिर पढ़ाया गया है, ठीक है। आप लोग जानते भी होंगे क्लास 8 में, अगर पढ़े होंगे तो इसको हम सीधे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बात वही है कि जितना हमने ऊपर बताया, इसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल को समझाने के लिए ही हमने इतनी सारी चीज़ें बताए हैं, ताकि आपको क्लास 8 में भी काम आ जाए, 9th में भी काम आ जाए और 10th में भी काम आ जाए। बस एग्जाम्पल हम बात करेंगे, खेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण के लिए हम आपको एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। इसमें एक और चीज़ समझना है, वो भी लिख ही देते हैं यहाँ पर। इसका व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप याद होगा मेरे ख्याल से आपको, तो बताइए। ये इसका व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप ax प्लस बी बराबर 0। ये इसका व्यापक रूप है। आप समझ रहे होंगे बराबर 0 क्यों है। अगर 0 नहीं है तो ये एक चर वाला रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। अगर बराबर 0 दे दिए तो व्यापक रूप किसका हो जाएगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ये, अब ठीक है। तो ये आपको याद रखना ही है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो एक उदाहरण हम समझते हैं इसका। जैसे एक संख्या के 5 गुने, एक संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ा जाता है। बेसिकली ये चैप्टर हमको समीकरण बनाने के लिए दिया जाता है। या तो आपको समीकरण बना बनाया मिलेगा, या नहीं तो ऐसे शब्द रहेंगे, उससे आपको समीकरण बनाना है। यानी कैसा समीकरण? इन शब्द से आपको जो समीकरण मिले, हम जैसा हमने पहले आपको हेडिंग दे दिया है, तो इसमें केवल आपको एक चर वाला ही समीकरण बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसमें। एक संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ा जाता है, हमारा सवाल है। ऐसे समीकरण हमको बनाने हैं। तो देखिए कैसे बनते हैं। सबसे पहली बात, एक संख्या कोई संख्या है, उस संख्या के बारे में हमको पता नहीं है, ठीक है। तो एक संख्या, एक मिनट, यहाँ पर एक संख्या है, उस संख्या में जो मुझे मालूम नहीं है, तो हम उसे ही एक मान लेते हैं चर में। आप चाहे जो लेना हो, KLM जो लेना हो, ABC XYZ जो लेना हो ले लें। XY है ना, X मानने में, Y मानने में, एक बोलने में सही लगता है, इसीलिए हम XY एक्स्ट्रा हम एफर्ट मतलब ज़्यादा हम मानते हैं। तो देखिए, एक संख्या जिसे मालूम नहीं है, हम उस संख्या को हम मान लेते हैं X। लिखेंगे हम, माना वह संख्या बराबर X। यहाँ से हम चर लेते हैं, मानते हैं, ठीक है। ये हम माने हैं, इसकी जगह पर हमने क्या कहा? जो आपको मर्जी है वो ले सकते हैं। उसके बाद जब इसी संख्या के 5 गुने, क्या एक संख्या के 5 गुने, यानी ये जो संख्या है x का 5 गुना, तो लिखेंगे हम उस संख्या का 5 गुना क्या हो जाएगा? 5 गुना x होगा। इस संख्या का 5 गुना बराबर 5x होगा या नहीं होगा? क्लियर यहाँ तक में? उसके बाद है 5 गुने में 10 जोड़ा जाता है, यानी 5 गुने में 10 जोड़ा जाता है, किस में? इसमें 10 जोड़ा जाता है कि इसमें? तो 5 गुने में 10 जोड़ा जाता है, यानी इसमें 10 जोड़ा जाता है। समझ में आ रही बातें? तो देखिए, लिखेंगे हम 10 जोड़ा जाता है 10 जोड़ा जाता है, 10 जोड़ा जाता है किसमें? इस 5 गुने में। तो
लिखेंगे हम 5x प्लस 10। क्लियर है? अब जब ये यहाँ तक हमको बहुपद मिल गया है, अगर हमको समीकरण बनाना होता है तो अपने मन से यहाँ पर 0 बराबर कर देते हैं, है ना, बराबर 0 कर देते हैं तो हमें समीकरण बन जाता है। अब ये हमारा कंप्लीट समीकरण बन चुका है ना, समीकरण बन गया है। ये हमारा समीकरण है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे। यही है हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, हम एक एक एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज़ों को समझाएंगे हम। बस आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर आपको ये लंबा दिख रहा है तो आप इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आसानी रहेगी। बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसे आप इनको समझें या पढ़ें, ठीक है। जब इसी संख्या में आपसे कहा जाए 10 जोड़ा जाता है तो वह 30 के बराबर होता है। तो 30 के बराबर होता है तो क्या कर देंगे हम, बराबर 30 दिख कर देंगे, बात ख़त्म। ये भी होगा, क्योंकि अब हमको समीकरण ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है इसमें, किसी संख्या में से, ठीक है। देखिए उदाहरण ले रहे हैं, किसी संख्या में से, ठीक है, किसी संख्या में से 2 घटाकर यदि 4 से गुना करें 2 घटाकर यदि 4 से गुना करें तो 12 मिलता है। तो देखिए हम इस एग्जाम्पल को हम समझेंगे ये क्या कहता है हमसे। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें कैसे बनेंगे, मैं उसको बता दे रहा हूँ। देखिए किसी संख्या में से, अब फिर से वही बात हो गई, किसी संख्या, कौन सी संख्या मेरे को नहीं मालूम, उसी संख्या को हम मान लेंगे x। लिखेंगे हम सॉल्यूशन में कि माना संख्या बराबर क्या, x, ठीक है। और इस x में से क्या कह रहा है, 2 घटाकर, क्या कहा जा रहा है, 2 घटाकर, यानी x में 2 घटाया जाता है, क्लियर है। 2 घटाकर यदि 4 से गुना करें, समझ में आ रहा है, x संख्या लेनी है, एक कोई संख्या लेनी है, उस संख्या में 2 घटा करके, इसमें क्या करना है, 2 घटा करके 4 से गुना करना है। तो 4 से गुना करना है तो 4 से गुना कर सकते हैं, ऐसे करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। सवाल के अकॉर्डिंग हम किए हैं, बाकी अपने मन से कुछ नहीं किए हैं। करें तो 12 मिलता है, बराबर हमको 12 मिलता है। कितना मिलता है, 12। अब ये हमारा क्या हो गया, समीकरण, बात खत्म। अब इसको हल कर लें या ऐसे भी रहने दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्फ्यूजन है तो कर लेते हैं। तो 4 इंटू एक्स, 4x माइनस 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 इंटू 12, है ना। अब देखिए क्या ये समीकरण मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो ये समीकरण मिल चुका है। अब इसको हल कर लेंगे, इसको भी लेके आ जाएंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये समीकरण, यानी क्लास 8 के कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। और यही है, क्या है, देखिए यही है एक चर वाला रैखिक समीकरण, है या नहीं है, तो इसी को बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। हम क्लास 8 में इसी कॉन्सेप्ट को हम पढ़े हुए हैं, है ना, और हमने इसको फिर से दोबारा बता भी दिया है। आई होप क्लास 8 की चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बढ़ें आगे क्लास 9 में। और हाँ, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर एक जानना होता है। देखिए यहाँ पे हम एक नोट लिखें या जो लिखें, वो 100% अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, जो कि हम यहाँ से एक नोट में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये है, आप सोचिए। अब इसके हल के बारे में, हल कैसे करेंगे हम, तो इसका हल क्या होगा वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हल, इसके हल के लिए क्या करते हैं, हम चर को बराबर के एक तरफ रखते हैं और अचर को बराबर के एक तरफ रखते हैं। उसके बाद इसको हल कर लेते हैं। आपको इतना तो पता होगा, बस बात ख़त्म हो गई। हल के लिए चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ रखते हैं। देखिए ये हल के लिए हमने ये लिखे हैं, समझ में आई या नहीं। ये हल करने के लिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ से हम x का मान निकालते हैं,
कैसे निकालेंगे? अब मेरे जैसे यहाँ पे हमने लिखे हैं, बिल्कुल इसी यही एक आधार है हल करने का, बाकी कोई दूसरा आधार नहीं है। बाकी अगर आप माइंड से भी इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या लिखें यहाँ पे, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ रखते हैं, कैसे? बराबर करके। तो देखिए यहाँ पर 4 × x, ये चर में ही आएंगे, ये अचर है तो अचर को इस तरफ कर लेंगे हम, बात ख़त्म। अब फिर भी देखते हैं इसमें गुना है, ये भी अचर इसके साथ गुना है, तो इस अचर को भी हम बराबर की इस तरफ लेके आ जाएंगे। इधर क्या बचेगा? चर, बाकी इधर अचर, बाकी हल कर लेंगे, बात ख़त्म, x का मान आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके मान कितने संभव हैं आपको दिख रहे हैं, यानी यहाँ पर x का मान कितना हो सकता है, इसको हम हल भी करते हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। जैसे 4x बराबर 12, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा? +8 होगा या नहीं होगा? तो x बराबर क्या होगा? 12 8 20। अब देखिए यहाँ पे गुना में था, इसको लाएंगे इधर, कितना हो जाएगा? भाग में, 4 × 4, 4 × 5 20। अब मेरे को यहाँ आप बताइए x का मान 5 के अलावा और कोई दूसरा आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब दुनिया में 5 के अलावा क्या इस समीकरण को हल करने के बाद बराबर 12 के बराबर कर सकता है? इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ x का मान 5 है, यहाँ पर 5 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 12 के बराबर ये आ जाएगा। फिर से बताते हैं इसको, x का मान 5 आया है, इस 5 के निकलने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर x का मान अगर 5 रखेंगे यहाँ पर हम और इसको गुना करेंगे तो 5 चौका 20 होगा, 20 में से 8 घटाएंगे, 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 के बराबर आता है, यानी यहाँ पे बराबर 12, 12 बराबर यहाँ पे 12। तो यहाँ पर 5 के अलावा और कोई दूसरा मान नहीं है जो इस समीकरण को हल कर सकता है, यानी यहाँ पर वही सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इसी को सबसे पकड़ के रखनी है कि इस पॉइंट्स को, ताकि आपको अगर पूछे तो आपसे हाथ से निकल ना पाए। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से एक लाइन और याद रखना है आपको, बस वही है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का केवल एक मान होगा। क्या होगा? केवल x का एक मान होगा, दूसरा नहीं होगा। केवल एक मान होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। इसीलिए एक चर, क्या ऊपर ये जो समीकरण है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का इसलिए एक चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा हल नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले मैं इसका हेडिंग लाइन दे दूँ, दो चर वाले रैखिक मीन्स एक घातीय समीकरण, ठीक है। तो इसी के आधार पर ये हमारे हेडिंग पॉइंट्स हैं, इसे स्टार बना लें। तो हम सबसे पहले इसके कुछ व्यापक रूप, जैसा कि हमने आपको पिछले में भी आपको बताया था, इसमें भी इसके कुछ व्यापक रूप होते हैं, उसको भी इस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे इसके पहले लिख लेते हैं व्यापक रूप। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। व्यापक रूप का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म किसके? दो चर वाले रैखिक समीकरण के, ठीक है। इसके व्यापक रूप ax + by + c = 0, ये इसके व्यापक रूप है। क्या ये इसके व्यापक रूप है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। जैसे दो चॉकलेट एवं 5 लॉलीपॉप, ठीक है। लॉलीपॉप का मूल्य, ठीक है, 2 लॉलीपॉप का मूल्य दुकानदार
₹17 लेता है। ठीक है, तो इससे क्या करना क्या है, समीकरण में इसको कन्वर्ट करनी है। तो समीकरण के बदलने के लिए पहले इन शब्दों को पहले हम अच्छे से समझेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है 2 चॉकलेट और 5 लॉलीपॉप। और कोई दुकानदार बेचता है तो, और कोई कस्टमर लेने के लिए जाता है 2 चॉकलेट और 5 लॉलीपॉप, तो उन कस्टमर्स को ₹17 वो दुकानदार लेता है। तो आपको बताना है कि 2 चॉकलेट जो लिया है का कितना दाम लगा है और 5 चॉकलेट जो लिया है उसका कितना दाम लगा है, जबकि उसमें वो दुकानदार ने टोटल ₹17 का वो उससे लिया है, तो आपको बताना था। इसके लिए करना क्या होता है हमको, हाँ, सबसे पहले एक चॉकलेट का दाम निकालना होता है। अगर आपको एक चॉकलेट का दाम पता चल जाए तो शायद आप 2 चॉकलेट का दाम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक चॉकलेट का दाम निकालने के लिए यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो उसी एक चॉकलेट का दाम निकालने के लिए हम वहाँ पर उसे हम एक चर मान लेते हैं, यानी एक कोई संख्या भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो उसका जो हल होगा, जैसे लिखेंगे, यह माना एक चॉकलेट का दाम मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर x1 मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं। और एक चॉकलेट का दाम इतना है, तो आपको बतानी है कि 2 चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा। आप आसानी से निकाल लेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम एक चॉकलेट के दाम को हम x मान लेते हैं और लॉलीपॉप के दाम को हम y मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग प्राइस होगा। तो एक लॉलीपॉप का दाम बराबर ₹y, ठीक है। तो अब इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो जैसा कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, एक चॉकलेट का दाम जब आपको ₹x है, तो 2 चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा, 2 चॉकलेट का दाम बराबर, एक चॉकलेट का दाम x है, तो 2 चॉकलेट का दाम 2x होगा, 2 से गुणा कर लेंगे, होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल यही होगा। सेम एज इट इज़ जो होगा 5 लॉलीपॉप का दाम, एक लॉलीपॉप का दाम आपको कितना दिया हुआ है, ₹y, तो आपको निकालने कितने हैं, 5 के, तो 5 से गुना कर देंगे तो निकल के आ जाएंगे, तो 5x आया कि नहीं आया। अब आपको आगे समझना है यहाँ पर ये कि 2 चॉकलेट और 5 लॉलीपॉप का जो पैसा जो लेता है दुकानदार, ₹17 लेता है, यानी इस 2x और 5x का जो दाम होगा ₹17 के बराबर होगा, यानी 2x ये रुपया हो गया टोटल, 5 लॉलीपॉप का इतना रुपया हुआ, दोनों मिला करके ही तो लेता है ₹17। यानी क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 5y, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गए, यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ y होगा, ठीक है, y होगा। तो 5y बराबर कितने लेते हैं टोटल, ₹17। देखिए यहाँ पे लिखे हुए, दुकानदार ₹17 लेता है, यानी किसका लेता है, 2x का और 5y दोनों को जोड़ता है तब ₹17 लेता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। और यही हमारा समीकरण कहलाता है। क्यों कहलाता है आपको पता है, अगर इसमें एक चर है, ये दूसरा चर है, 2 चर हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या ये ऊपर में हमने जो हेडिंग्स दिए थे, क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है ये, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 चर, इसमें 2 चर दिख रहा है, एक x और दूसरा y, है ना, 2 चर हैं और रैखिक है, यानी एक घात ये है, ये भी एक, इसका भी एक घात है, इसका भी एक घात है, क्लियर है। बाकी समीकरण है ही बराबर 17 है, कोई अंक है, तो ये इस हिसाब से ये क्या हो जाता है, ये समीकरण बन जाता है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमारे क्लास 9th में है, ठीक है। इससे हम एक और दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेते हैं। जैसे तो इसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल इसी में लेते हैं। अब हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एक नोटबुक की कीमत 1
कलम से 2 गुना है। और इसी सवाल के माध्यम से हम समीकरण बनाएंगे। ये दूसरा एग्जांपल है चूँकि दो चर रैखिक समीकरण का। तो देखिए कैसे बनते हैं इसके समीकरण। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अंकों में ऐसा कुछ भी दिया नहीं है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ एक नोटबुक की कीमत एक कलम से 2 गुना है। तो इसी से आपको समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे हमको ना नोटबुक का दाम दिया है, ना ही कलम का दाम दिया है। तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे, सीधी सी बात है। यानी एक नोटबुक का था, क्योंकि ऑब्वियसली इतना तो कॉमन सेंस तो होगा ही आप में कि नोटबुक और एक कलम, एक अगर आप कॉपी खरीदने के लिए जाएँ तो वो 10 रुपये में देगा, और एक कलम खरीदने जाएंगे तो उसका दाम 5 रुपये लेगा। ऑब्वियसली दोनों का दाम अलग अलग होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि कितना कितना है, तो हमको मान लेते हैं ये इसका दाम इतना है, इसका दाम इतना है। तो वही मानना है हमको कि एक कलम नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत, ठीक है, कीमत x रुपया, ठीक है, ये हमने मान लिया है। उसी प्रकार एक कलम की कीमत बराबर y रुपया। आई होप इतना तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ तक मेरे ख्याल से अगर समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। हम इसके आगे देखते हैं कि एक नोटबुक की जो कीमत है, नोटबुक यानी x है ना, x क्या है, x है, और दूसरा एक क्या है, कलम, कलम y है। अब आपको यहाँ इसको देखते हुए आगे यहाँ पे इन सवाल को देखना है कि नोटबुक की जो कीमत है, यानी नोटबुक का जो दाम है, ये x रुपया, ठीक है, दाम है, एक कलम से 2 गुना है। आप यहाँ पे समझना है, ये कलम है, कलम से 2 गुना है। कौन है, ये है कि ये है, 2 गुना हमारा ये है। जब ये 2 गुना है और बराबर करना है हमको, तो बराबर कैसे संभव होगा? अगर मान लेते हैं 2 से गुना कर देते हैं ऐसे, ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले से ही क्या था, 2 गुना है। मेरी बात गौर से सुनिए, पहले से है नोटबुक की जो कीमत है कलम से 2 गुना है। कलम का दाम 5 रुपया है, तो नोटबुक की कीमत 10 रुपया, यानी कलम से क्या है, 2 गुना है या नहीं है? ऑब्वियसली वो 2 गुना है। अगर आपको बराबर करनी है तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसको भी अगर आप 2 गुना नहीं करेंगे तो क्या बराबर संभव है? नहीं। अगर इसका दाम 5 रुपया है और इसका दाम 10 रुपया है, ठीक है, तो अगर आप इसे 2 से गुना नहीं करेंगे, 2 गुना नहीं करेंगे, तो बराबर कभी संभव हो पाएगा? इसीलिए यहाँ पर हमको करना क्या होता है, इनमें 2 से गुना करते हैं, 2 से। क्यों? बराबर करने के लिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 गुना है ही। इसका दाम ये क्या है, 5 रुपया, ये क्या है, 10 रुपया, ये 5, ये 10, ये ऑलरेडी इससे 2 गुना है। अगर जब हम इसमें 2 से गुना नहीं करेंगे तो बराबर कभी संभव हो पाएगा? इसीलिए यहाँ पे 2 से गुना करते हैं, यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। यही हमारा समीकरण बन गया है। तो आगे हम इसको अच्छे से इसको लिख लेते हैं, बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, x बराबर के इधर है, इधर लेके आ जाएंगे तो 2y होगा, 2y, और इधर खाली हो गया, इसका मतलब 0 है। क्लियर है? तो ये भी हमारा समीकरण बन गया। बस यही तो हमको समझना होता है, बस ये समीकरण है। ये दूसरा सवाल था और इसका समीकरण ये है। और बिल्कुल इसी प्रकार का प्रत्येक सवाल रहता है, आपको ऐसे ही बनाने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, आपको इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं 9th के, वो क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और बनता है जो कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें एक हल होता है ना, हल के बारे में भी सोचना होता है इसमें। उसमें भी हमने बात किया था क्लास 8 वाले में भी, इसमें भी हम बात करेंगे हल। इसके अगर उसको मान लीजिए इसका अगर आपको हल करना है तो हल कैसे संभव है? हल अगर आपको यहाँ पे 0 लाना है, बराबर 0 लाना है, तो बराबर 0 कैसे होगा? अगर आप x का मान कुछ न कुछ रखना पड़ेगा और y का भी मान कुछ न कुछ रखना पड़ेगा। क्या आप इस समीकरण को देख करके बता सकते हैं कि x का मान कभी फिक्स होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चाहे y का मान फिक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे कि आपने क्लास 8 वाले में देखा था कि उसमें जो मान होते हैं फिक्स होते हैं कि x का मान 5 ही होगा, मतलब जो भी इस सवाल के अकॉर्डिंग फिक्स होता है, इसको बदल नहीं सकते आप। इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या वही वाला चीज़ ये है कि अलग है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो है उनसे बिल्कुल अलग है। इसका मान जो है फिक्स नहीं होता है, असीमित होता है, जितना मन उतना रख सकते हैं। इसका मान
जैसे उसमें बताया था अद्वितीय होता है, ये अद्वितीय नहीं होता है। बस ये इसमें यही फ़र्क है, उसमें और इसमें। एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण में फ़र्क यही है कि एक चर वाले का अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है, और जबकि इसमें अनेकों हल होते हैं। तो यही आपको अंतर समझने होते हैं, क्योंकि 9th और 10th दोनों सेम है, 8 अलग है, डिफरेंट है, तो हमने आपको बता दिए हैं। और दूसरा 9th और 10th सेम है, थोड़ा सा 5 या 10% एक्स्ट्रा है जो 10th में है। बस आपको इन्हीं चीज़ों को समझना है, तो उसे हम लिख देते हैं वही चीज़। पहले उस पॉइंट्स को लिख देते साइड में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनेक संभव है। क्या है? अनेक संभव है, इसीलिए अद्वितीय हल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? हम इसको समझते भी हैं, प्रूव भी करेंगे, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, इसको पहले हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और चूँकि ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बिना इसके बगैर आपका आगे ऑब्जेक्टिव बनना असंभव सा है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। बस उल्टा याद रखना, एक चर में होता है और दो चर में नहीं होता, बस इतना ही, छोटी सी बात है। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए कैसे हल करते हैं। एक्स अगर आपको 0 लाना है तो मान लेते हैं यहाँ पर इसका मान 0 ले लेते हैं, वाई भी 0 है। ठीक है, और वाई भी 0 है तो ये 0 हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 0। तो 0 नहीं एक्स्ट्रा में लेंगे हम, कुछ भी कोई दूसरा मान लेते हैं। जैसे हम x का मान 1 लेते हैं, है ना, और y का मान नहीं, इसको हल करते हैं। इसमें हम इसका हल ले लेते हैं 2, ठीक है, और इस y का मान ले लेते हैं हम, y का मान ले लेते हैं 1। अब क्या इसको हल करने के बाद 0 आता है आंसर? 2 2 1 2 -2, बिल्कुल। इसको हल करते हैं तो 0 आ गया, और चूँकि ये क्या है, 0 के बराबर है, तो 0 0 के बराबर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब क्या आप हमको बता सकते हैं, जैसे कि हमने x की जगह पे 2 रखा है और y की जगह पे 1 रखा, तो क्या यही मान संभव है कि इसके अलावा भी और कोई हो सकता है? तो इसके अलावा भी हो सकता है, तो उसको भी देख ही लेते हैं। एक और इसका दूसरा हल करके देखते हैं। x का मान जैसे हम ले लेते हैं 3 दूनी 6, चलिए 6 लेते हैं, ठीक है, और -2 इंटू और 3 ले लिए। अब इसको हल करते हैं। देखिए 6 - 3 दूना 6 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? 0 बराबर 0। देखिए ये और ये क्या एक मान संभव है? बिल्कुल ऐसे करते जाएंगे, अनंत अनंत हल हमारे निकलेंगे, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं कि एक ही हल है। तो अब इस समीकरण को देखने के बाद ये चीज़ पता चल गई कैसे है ये। चलिए आगे देखते हैं हम। ये जो समीकरण आपको जो यहाँ दिख रहे हैं, ये है ना, तो ये क्लास 9 तक में आपको ये है। ये तो मैथमेटिकल इसको जो हल कैसे की जाती है, तो इस हिसाब से इसको हल करते हैं, ठीक है। और बाकी इसके हल के बारे में जो है हम क्लास 10th की जो जब शुरुआत करेंगे तो उसमें चीज़ें बताएंगे हम।